तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, इसी तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तो डेफिनेटली इनकी जो हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे वो प्रॉफिट से रिलेट करके नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा फोकस इनके ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट पे होगा, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो जो भी इनका ऑब्जेक्टिव सेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब इसमें जो दो मेन इश्यूज़ हैं वो ये है कि आपकी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिसाइड करना एक प्रॉब्लम है। और अगर हम आइडेंटिफाई कर भी लेंगे ऑब्जेक्टिव को, तो उस ऑब्जेक्टिव में परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाएगा ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर दूसरी जो चीज़ उसमें आती है वो है कि उसकी आउटपुट क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर एक एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो उसकी आउटपुट क्या है, वो प्रोड्यूस क्या कर रही है या वो किस तरह की सर्विसेज दे रही है, इसको आइडेंटिफाई करना और मेजर करना भी एक प्रॉब्लम है। ये दोनों बातें यहाँ उसने लिख दी हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन के, one of the issues in performance evaluation in any sector is defining organizational objectives. Once the objective is done, performance indicator can be devised that indicate the extent to which such objective have been achieved. यानी पहले तो आप ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए ही कोई कैलकुलेशन का वर्किंग करेंगे, फिर जब ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप उसमें अचीवमेंट को देखते हुए, जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया है, इसको देखते हुए आप परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं। इन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव में बी मच मोर वेरीड, रिफ्लेक्टिंग द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंक्लूडिंग द सेक्टर। जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और डिफरेंट टाइप की और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, इस ACCA भी इवन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इस एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऑब्जेक्टिव्स फिर डेफिनेटली अलग होंगे सबसे। ऑल्दो द डिटेल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, वी कुड सजेस्ट दैट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। ये है मेन पॉइंट कि जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड करें, जिस सर्विस के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, विद इन अ लिमिटेड सोर्स ऑफ रिसोर्स बजट। अब चैरिटीज विल हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल, दे विल सीक टू यूज दीज फंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एज मैनी ऑफ देयर बेनिफिशरीज एज पॉसिबल। जैसे एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उनका पर्पज़ जितने भी ऑर्फन हैं उनको अकोमोडेट करना है। जैसे ईदी फाउंडेशन थी तो वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनका मकसद ये होता है कि जो उनके पास चैरिटी अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ तक बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो वो जितना ज़्यादा बेनिफिशरीज़ तक बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकेंगे उतना उनका सक्सेस रेट हाई होगा। एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ हो या एजुकेशन हो, or a local authority typically has a limited amount of finance available. Its objective will be to provide the best possible service to the community with the financial constraint imposed upon him. अब उसका भी ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उनका एक बजट है, लिमिटेड बजट है। जैसे हर साल हमारे यहाँ भी एजुकेशन का बजट अनाउंस होता है, या इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका बजट अनाउंस होता है। तो उसी बजट में रहते हुए उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिर सेकंड जो प्रॉब्लम थी, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, दो प्रॉब्लम्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन,
फिर आउटपुट की जो मेजरमेंट है, तो आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दीज सेक्टर्स are often not valued in money terms. How do we measure the output of a school or a hospital? हम जारी बात है प्रॉफिट सीकिंग नहीं है तो मनी टर्म में तो मेजर नहीं करेंगे, तो कैसे मेजर करेंगे? आउटपुट टारगेट कैन बी सेट इन दी सिचुएशन बट दे विल ऑलवेज बी अपॉन द डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट। जैसे गवर्नमेंट स्कूल की हम एग्जांपल ले लें तो वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि अगर वो 6 से 10th क्लास तक के लिए स्कूल बना हुआ है तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमने एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, फॉर एग्जांपल उनका टारगेट है कि हमने 200 बच्चे पर क्लास, यानी 6 में भी 200, 7th में भी, 8th में भी, इस तरह करके हमने अकोमोडेट करने हैं क्योंकि उस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है कि इतने स्टूडेंट आ सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके पास क्लासरूम्स भी लिमिटेड होंगे, उनके पास टीचर्स भी लिमिटेड होंगे, फिर बिल्डिंग में बाकी चीज़ें भी इस तरह लिमिटेड होंगी, तो उसको सामने रखते हुए वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। लेकिन इस पे आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा होगा और क्या होगा। एक इलस्ट्रेशन से वो समझा रहा है कि इन द यूके द गवर्नमेंट सेट्स टारगेट्स फॉर द स्कूल इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, पास रेट और ग्रेड्स। वहाँ पे वो कहता है कि ये देखा जाता है कि किसी भी स्कूल में कितने % बच्चे हर साल एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं और वो क्या ग्रेड्स ले रहे हैं। अ फॉर्म ऑफ आउटपुट फॉर द स्कूल, लीग टेबल्स आर देन पब्लिश्ड विच रैंक स्कूल बेस्ड ऑन द देयर पीपल्स एग्जामिनेशन रिजल्ट। कि उनका जो फिर स्कूल्स को कैटेगरी वाइज वो देखते हैं ना कि बेस्ट स्कूल कौन से हैं, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे लेवल ऑफ स्कूल है, रैंकिंग होती है स्कूल की वहाँ पे। हमारे यहाँ तो नहीं होती ऐसी, लेकिन वहाँ पे बाकायदा स्कूल्स की रैंकिंग होती है, तो वो रैंकिंग जो होगी वो उनके रिजल्ट्स के बेस पे होगी। लेकिन वो साथ कहता है कि देयर आर मैनी पीपल हु आर्ग्यू दैट द आउटपुट ऑफ अ स्कूल कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। दे आर्ग्यू दैट द आउटपुट इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन दिस and one which is not so easily measured, the concept of value added education. This would look at the improvement in knowledge and ability of pupils over their life at the school, but how do we measure this? यानी वो कुछ लोग इस पे फिर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सिर्फ ग्रेड्स मेजर कर लेना किसी आउटपुट को जस्टिफाई नहीं करता। ये आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ग्रेड्स ही अच्छी आउटपुट है। समटाइम ऐसा भी होता है कि ग्रेड्स भले अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और एक स्कूल ऐसा है जिसके बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो कुछ डिबेटर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि हम तो देखेंगे कि उस स्कूल में पढ़ने की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव हुई है, फ्यूचर में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहरहाल एक आर्ग्यूमेंट तो डेफिनेटली है। सेकंड वो कहता है कि कंपेयरिंग स्कूल परफॉर्मेंस बाय पब्लिशिंग लीग टेबल्स ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट इज आल्सो ओपन टू क्वेश्चन। It is of course an attempt to carry out comparative analysis of performance one school against other, but many people make the point that tables do not compare like with like. Different schools have children from different social background, for example, which may be reflected in examination result. ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये क्रिएट कर रहा है कि आप उनको लीग टेबल पब्लिश करके रैंकिंग तो कर देते हैं, लेकिन हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो अलग है। जैसे शहर में के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे रिलेटिवली ज़्यादा शार्प होते हैं और गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इतने तेज़ तराज उस तरह नहीं होते, तो दोनों के रिज़ल्ट को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूल की परफॉर्मेंस सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस में पढ़ने वाले बच्चों का घर का माहौल कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड उस एरिया का कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसमें है वो है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी सिंपल वर्ड में आप ये कहते हैं कि आपने एक चीज़ ख़रीदी तो उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिली। सादे अल्फाज में तो ये वैल्यू फॉर मनी है। मसलन हम आम तौर पे एक टर्म यूज़ करते हैं ना कि मैंने मोबाइल एक ख़रीदा है तो मेरे पैसे पूरे हो गए। पैसे पूरे हो गए का मतलब है कि मुझे उससे फुल सेटिस्फेक्शन मिली है, तो ये वैल्यू फॉर मनी है। आप जब भी पैसा किसी चीज़ पे स्पेंड करते हैं तो आप वैल्यू फॉर मनी को देखते हैं। कई दफ़ा नहीं भी देखते, जब आप सिर्फ शो ऑफ के लिए कोई अगर चीज़ ख़रीद रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी को नहीं देख रहे। लेकिन वैल्यू फॉर मनी को
जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो डेफिनेटली देखती हैं, इंडिविजुअल भले वैल्यू फॉर मनी को देखे ना देखे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो वैल्यू फॉर मनी को ज़रूर देखेगी। जैसे एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चैरिटी के पैसे किसी जगह लगाने हैं तो वो सबसे पहले तो देखेंगे वहाँ पैसा लगा के उनको बेनिफिट क्या गेन होगा। अगर तो उनको कोई ना कोई बेनिफिट गेन हो रहा है तो फिर तो वो डेफिनेटली पैसा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम चैरिटी के पैसों में से ही एक इवेंट अरेंज करते हैं और उस इवेंट में हम लोगों को इनवाइट करेंगे, तो उस इवेंट के अरेंजमेंट पे पैसे लगेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा उनको ये होगा कि वहाँ पे जो इवेंट को अटेंड करने वाले लोग होंगे वो फर्दर चैरिटी देंगे, तो वो चैरिटी अगर उनके एक्सपेंसेस से ज़्यादा इकट्ठी हो सकती है तो फिर तो डेफिनेटली वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वैल्यू फॉर मनी में 3 चीज़ें आती हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी एक इनपुट मेजर है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आपको पॉसिबल सर्विस आउटपुट या रिज़ल्ट मिल रहा है ना, वो कम से कम इनपुट में, यानी कम से कम पैसों में या चीपेस्ट पॉसिबल रेट में आपको आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी मिल जाए, तो ये इकोनॉमी है। जैसे चीज़ें इकोनॉमिकल होती हैं, जैसे मेहरान एक इकोनॉमिकल गाड़ी है कि आपके सफ़र की ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन उसका इनिशियली भी वो सस्ती मिल जाती है, बाद में उसके पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं और फ्यूल एवरेज भी उसकी अच्छी है, तो हम कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल गाड़ी है। यानी उसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कम से कम है और हमारा जो रिज़ल्ट है, क्वालिटी रिक्वायर्ड है, वो मिल रही है अगर, तो ये इकोनॉमी कहलाएगी। एफिशिएंसी जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों को लिंक किया जाता है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज में या अवेलेबल रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेंगे तो ये एफिशिएंसी है। तो इसका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला भी है वो आगे भी आएगा, वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं। और फिर इफेक्टिवनेस बेसिकली ये अचीवमेंट ऑफ टारगेट है, ये सिर्फ आउटपुट के साथ रिलेट करती है कि अगर आपको आउटपुट मिल रही है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है तो आप इफेक्टिव हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो आप इफेक्टिव नहीं हैं। यानी इसका टोटल ताल्लुक जो है वो ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगा के, बहुत हाईली एफिशिएंट काम करके, इसके बावजूद भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो आप इकोनॉमिकल भी हैं, आप एफिशिएंट भी हैं, लेकिन इफेक्टिव फिर भी नहीं है। यानी इफेक्टिवनेस का ताल्लुक जो है वो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे है, वो किसी तरह भी हो जाए। तो इकोनॉमी और एफिशिएंसी होने के बावजूद भी सम टाइम इफेक्टिवनेस नहीं होती, आपका ऑब्जेक्टिव या टारगेट अचीव नहीं होता। तो उस इफेक्टिव होने के लिए सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी इनपुट काफ़ी नहीं है, तो इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा, एक अच्छी चीज़ लेनी पड़ेगी, तब आप इफेक्टिव होंगे। अब उन तीनों का आगे उसने फ्लो चार्ट बनाया है कि वैल्यू फॉर मनी में सबसे पहले तो हम देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि हम कितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं। जब हम पैसे स्पेंड करेंगे तो उससे हम इनपुट को परचेज़ करेंगे, ये नीचे लिखा है कि उससे हम इनपुट परचेज़ करेंगे। और इनपुट परचेज़ जो है ना वो बेसिकली एफिशिएंसी और इनपुट वर्सेस आउटपुट जब हम कर लेते हैं तो ये एफिशिएंसी हो जाती है। हमने इनपुट परचेज़ की तो उससे हमें क्या आउटपुट मिली, यानी हमारी जो सेटिस्फैक्शन है क्या वो हमें मिली है या नहीं मिली, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, ये आउटपुट है। अच्छा, आउटपुट जो है वो सम टाइम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं भी होता, तो आउटपुट तो बहरहाल है ना। अगर आपने दिन में 1000 चीज़ें प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा था और आपके पास 5 मशीनें हैं, हर मशीन 200 चीज़ें बनाती है, तो आपका 1000 का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो आपकी आउटपुट 1000 जनरेट हुई और ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। लेकिन अगर आपके पास 4 मशीनें हैं तो आप 800 यूनिट्स बनाएंगे, तो आउटपुट है तो सही 800, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो सम टाइम आप एफिशिएंट भी होते हैं, इकोनॉमी भी आपको मिलती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर आपके पास 4 मशीनें हैं, वो 800 यूनिट्स बना रही हैं, ऑब्जेक्टिव आपका 1000 यूनिट्स बनाने का था, तो वो कभी भी अचीव नहीं होगा, तो आप इफेक्टिव नहीं होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर एक और मशीन ख़रीदें, तब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, इस तरह चलते हैं हम इसमें। तो अगर अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो मनी स्पेंट
जो इनिशियल इनपुट है और फाइनल आउटपुट जो ऑब्जेक्टिव अचीव है, इन दोनों का ही असल में लिंक है। अगर आपने जो पैसे स्पेंड किए उससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो आपके पैसे पूरे हो गए, यानी आपने अपना काम पूरा कर लिया और आपका जो वैल्यू फॉर मनी है वो आपने गेन कर ली। If you follow through the diagram above, you will see that ultimately value for money relates money spent to objective achieved. You should note that VFM, value for money, still focuses on financial performance. Non-profit seeking organization will also need to consider non-financial performance, particularly quality. तो हमें ये पता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस तो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अभी ये जो इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे उसकी थ्योरी लिखी हुई है, वो आप थ्योरी भी रीड कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज तीनों दे दिए कि इकोनॉमी का मतलब है कि इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट ज़्यादा है और एक्चुअल आउटपुट कम है तो आपका आंसर जो आएगा वो 100 से ज़्यादा परसेंटेज में आएगा। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। एफिशिएंसी एक्चुअल आउटपुट और इनपुट को रिलेट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपका आंसर नियर टू 100 है तो आप मोर एफिशिएंट हैं, 100 से बहुत नीचे है तो आप लेस एफिशिएंट हैं, और अगर 100 है तो आप फुली एफिशिएंट हैं। समटाइम 100 से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन वो किसी किसी की चीज़ में होता है, यूजुअली नहीं होता। और इफेक्टिवनेस है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड, आपने जो टारगेट रखा था, एक्चुअल आउटपुट आपने कितनी प्रोड्यूस की, यानी प्रोडक्शन या जो भी सर्विस आपने आउटपुट की, और जो टारगेटेड आउटपुट थी, बजटेड आउटपुट थी, वो कितनी थी। इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर आपकी एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर हैं तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा और आप इफेक्टिव हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप इफेक्टिव नहीं है। एक इलस्ट्रेशन में उसने बताया कि हॉस्पिटल के लिए इकोनॉमी क्या है, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ड्रग्स यानी मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ड्रग्स। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि पर पेशेंट उनकी 10,000 की दवाइयाँ लगेंगी, तो अगर वो 10,000 की दवाइयाँ उनकी या उससे कम की लग रही हैं तो वो इकोनॉमिकल हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा की लग रही हैं तो फिर वो इकोनॉमी उनको हासिल नहीं है। एफिशिएंसी में ये है कि कंपेयरिंग द नंबर ऑफ बेड इन यूज़ इन अ वार्ड विद द नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन द वार्ड। आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जैसे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी कोशिश होती है कि जितने भी वार्ड में बेड्स वगैरह लगे हुए वो मैक्सिमम ऑक्यूपाई हों ताकि उनको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। तो एफिशिएंसी का मतलब है अगर आपके पास रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं तो फिर आप एफिशिएंट नहीं हैं, फिर वो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और इफेक्टिवनेस है कंपेयरिंग द करंट वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट विद द डिजायर्ड वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट। आप चाहते हैं कि कोई भी मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट उसको वेट करना पड़े, लेकिन अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है उसको, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहा, तो आप इफेक्टिव नहीं है। और अगर 10 मिनट या उससे कम एक्चुअली भी उसको कम वेट करना पड़ रहा है तो फिर आप इफेक्टिव होंगे। इसी तरह एक कॉलेज की एग्जांपल दी है कि उसमें ट्यूटर की कॉस्ट को एक्चुअल और स्टैंडर्ड को मेजर करेंगे। एफिशिएंसी में ट्यूटर के जो आवर्स हैं वो यूटिलाइजेशन उनकी हम देखेंगे, और इफेक्टिवनेस में जो रिज़ल्ट्स हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स उनको हम देखेंगे कि वो हमारा टारगेट क्या था और एक्चुअली क्या हमने अचीव किया। तो ये एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, इसको आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें is a charity which collects funds and donations and utilizes these in the care of terminally ill patient. The government body has set the manager 3 performance objective for the 3 months of। अब वो क्या है कि सबसे पहले तो उन्होंने डोनेशन लेना, पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव अ लेवल ऑफ डोनेशन ऑफ $1,50,000 ओवर 3 month पीरियड। दूसरा है टू कीप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट no more than 8% of donation per month, और थर्ड है टू अचीव 80% ऑफ रेस्पाइट केयर रिक्वेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। एक्चुअली उसने बताया कि अप्रैल में 35,000, मई में 65,000 और जून में 55,000। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लें तो 120 + 35 ये 155,000 आपने टोटल डोनेशन कलेक्ट की है। तो आपका टारगेट था 150,000 का, तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना, अप्रैल, मई और जून तीनों की ऐड करें
और जो डोनेशन है टोटल 1,55,000 उस पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ना अगर आप, तो वो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। यानी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय जो डोनेशन का टोटल था 1,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आप देख लें कि आंसर क्या आता है। अगर तो वो 8% या उससे कम है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। फिर टू अचीव 80% ऑफ रेस्पाइड केयर रिक्वेस्ट फ्रॉम कम्युनिटी, कि हमें जितनी रिक्वेस्ट्स आई हैं उनका 80% हमने फुलफिल करनी। अब कहते हैं कि रिक्वेस्ट आपको 560 आई अप्रैल में और आपने 392 रिक्वेस्ट को केयर्स प्रोवाइड की। अब आप देख लें कि ये 80% बनती है या नहीं, इसी तरह मई की 80% बनती है या नहीं, इसी तरह जून की, और कलेक्टिवली भी देख सकते हैं। तो अगर तो वो 80% बनती है तो फिर आपने थर्ड ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया है, और अगर 80% नहीं बनती तो आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। फिर एक टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और दी है कि गवर्नमेंट इज लुकिंग एट असेसिंग स्टेट स्कूल बाय रेफरेंसिंग टू अ रेंज ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, वन ऑफ विच इज एवरेज क्लास साइज, विच ऑफ द थ्री इज बेस्ट डिस्क्राइब द अबव मेजर। यानी जो क्लास साइज है ये इकोनॉमी है, इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है, चौथा तो हो ही नहीं सकता एक्सटर्नैलिटी। तो अब ये क्लास साइज कितना है ये बेसिकली हमारा इकोनॉमी से रिलेट करता है, जैसे हमने वो एफिशिएंसी से रिलेट करता है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि नंबर ऑफ पेशेंट बेड ऑक्यूपाइड जो है वो एफिशिएंसी में आता है। वो बहरहाल आप देख लें उसका आंसर। इसी तरह ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी आप कर लें। अब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब तो ये होता है कि आप एक टारगेट सेट कर लें पहले और फिर अपनी कॉस्ट को उस टारगेट से ज़्यादा ना होने दें, तो ये कॉस्ट कंट्रोल है। और ये जो कॉस्ट कंट्रोल है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट सेंटर मैनेजर की, उसका काम ही क्योंकि कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल टारगेट पहले सेट होगा और फिर आपने अपनी कॉस्ट को उस टारगेट के अंदर रखना है, तो ये आप कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे और इसी बेस पे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि आपकी कॉस्ट का टारगेट कितना था और आपने कितनी कॉस्ट इनकर की है। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। दूसरी चीज़ है कॉस्ट रिडक्शन, कि जो आपका करंट कॉस्ट लेवल है आपने अपनी कॉस्ट को उससे कम लेवल पे लेके आना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ये अलग एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें डेफिनेटली आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, तो उससे आपका जो कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इसमें एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आपने कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये नहीं होगा कि आप मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप लो क्वालिटी मटेरियल ख़रीद रहे हैं और उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाए। कॉस्ट रिडक्शन तो आपने करनी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि क्वालिटी, अगर कॉस्ट रिडक्शन एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है तो क्वालिटी को मेंटेन करना एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है और दोनों ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है। यहाँ से कह रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन हैज़ रादर नेगेटिव कैनोटेशंस, इट इज़ परसीव्ड एज बीइंग अबाउट कटिंग बैक। यानी वो कहता है कि आमतौर पर इसको ना लोग गलत समझ लेते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि हम पैसा सेव कर रहे हैं, कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस इस सेंस में हो जाए कि आपको उससे प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। सिर्फ ये नहीं होता कि आप कुछ चीज़ें ख़रीदना ही छोड़ दें या कुछ चीज़ों पे पैसा स्पेंड करना ही छोड़ दें कि जी चलो कॉस्ट रिड्यूस हो गई। कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पैसा जहाँ लगाना ज़रूरी है वो लगाएं, लेकिन उससे आउटपुट आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। एफिशिएंटली कॉस्ट का यूटिलाइजेशन क्या है। Note the important point here, any reduction in cost should not be seen as a reduction in value in the eyes of a consumer। यानी अगर आप कोई चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं अपनी कॉस्ट में तो कंज्यूमर ये ना समझे कि अब ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं रही, ये क्वालिटी अच्छी नहीं बना रहे। तो क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
अब ये कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स हैं. नंबर ऑफ टेक्निक्स आर वाइडली यूज्ड एज अ मीन ऑफ अटेम्प्टिंग टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन, जिसमें सबसे पहले तो वैल्यू एनालिसिस है. वैल्यू एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को या सर्विस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका पहले एनालिसिस करेंगे और हम उसमें ये देखेंगे कि क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो किसी अल्टरनेटिव वे को यूज़ करते हुए कम से कम कॉस्ट में अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो उसको आप कॉस्ट तो बेयर कर रहे हैं. आप ये देखते हैं कि क्या ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर हम अपना ख़त्म कर दें और हम अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज को आउटसोर्स कर दें, उससे क्या हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और हमारा काम भी हो जाए. तो ये अल्टरनेटिव्स को तलाश करना, ऐसे अल्टरनेटिव जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी. जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज यूजुअली बिजनेसेस आउटसोर्स इसलिए भी नहीं करते कि वो किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई नहीं कर सकते. उनका डाटा, उनकी स्टेटमेंट्स लीक आउट हो सकती हैं, वो डाटा चोरी हो सकता है. इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम आउटसोर्स नहीं भी करते, क्योंकि हमने चीप अल्टरनेटिव ज़रूर तलाश करने हैं, लेकिन उसमें हम अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. वैल्यू एनालिसिस इज़ अ मेथड of improving profitability by reducing cost without necessarily increasing prices. It is particularly useful to manufacturer or supplier who are unable to fix their own prices because of, for example, competitive market में अब आप अपनी प्राइस तो ज़्यादा कर नहीं सकते. अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइस बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है. आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे तो कस्टमर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट पे या सब्सटीट्यूट जिसको हम कहते हैं उस पे शिफ्ट हो जाएगा. तो आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका रह जाता है और वो है आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें. ये टारगेट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर ये चीज़ें कवर होंगी. इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल टू मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, हाउएवर इट कैन बी यूज्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टू ट्राई टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. यानी वो किसी भी मैन्युफैक्चरर या उस सप्लायर ऑफ सर्विस के अलावा भी यूज़ हो सकती है. वैल्यू एनालिसिस रिजल्टेड फ्रॉम अ रियलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर दैट दे वर इनकॉर्पोरेटिंग फीचर इनटू देयर प्रोडक्ट विच द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट डिड नॉट रिक्वायर एंड वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू पे फॉर. फॉर एग्जांपल, फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर, आर कस्टमर रियली विलिंग टू पे फॉर अपहोल्स्ट्री और ट्रिम विच इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव फॉर द मैन्युफैक्चरर टू बाय. ये नहीं कहता कि आपकी प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स अगर आपने ऐसे ऐड किए हैं जिनको कस्टमर बाय नहीं करना चाहता, तो आप वो फीचर्स ख़त्म कर दें. यहाँ पे कार की एग्जांपल उसने दिया है कि आपकी कार सीट की कुशनिंग ऐसे करें जैसे वो अपहोल्स्टर, वो बटन्स वगैरह लगाए होते हैं जिसमें, तो वो एक्सपेंसिव है अगर, और कस्टमर को चाहिए नहीं. वो कस्टमर कहता है ये भले आप सादी सीटें भी लगा दें तब भी ठीक है. तो फिर आप ऐसे फीचर्स को कार में से या किसी भी प्रोडक्ट में से ख़त्म कर देंगे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है. उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. प्रोडक्ट तो आपने उतने में ही सेल करनी है जो आपकी प्राइस है. वैल्यू एनालिसिस टेक क्रिटिकल लुक एट ईच फीचर ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चनिंग इट्स नीड एंड इट्स यूज and eliminating any unjustifiable features. One of the problem with value analysis placing mean on the word value. अब जैसे पहले होता था ना, मोबाइल की पैकिंग्स होती थी, पैकिंग मटेरियल बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग्स होती थी. टाइम के साथ साथ जो मोबाइल की पैकिंग है वो बिल्कुल छोटी कर दी उन्होंने, जिस पे पैकिंग मटेरियल कम से कम लगे और उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी. अब यहाँ पे वैल्यू दो तरह की होती है, यूटिलिटी वैल्यू और एस्टीम वैल्यू. यूटिलिटी वैल्यू ये है कि आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये उसकी यूटिलिटी वैल्यू है. जैसे मोबाइल फ़ोन है तो आपने मोबाइल से कॉल करनी है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, सोशल मीडिया यूज़ करना है बाकी, तो वो आप अगर आपको कोई भी सस्ता मोबाइल भी है जो जैसे वीवो वगैरह, तो वो भी आपकी यूटिलिटी वैल्यू तो पूरी हो रही है. लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें यूटिलिटी वैल्यू से बढ़ के होती हैं जिनको हम एस्टीम वैल्यू कहते हैं.
जैसे किसी ने अगर आईफोन रखा हुआ है तो वो सिर्फ यूटिलिटी वैल्यू के लिए नहीं रखा हुआ, यूटिलिटी तो किसी सस्ते मोबाइल से भी पूरी हो जाएगी। वो है एस्टीम वैल्यू, उसने लोगों को दिखाना है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस की वजह से हो सकती है, प्रोडक्ट की ब्यूटी की वजह से हो सकती है, या प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज की वजह से हो सकती है। तो आपकी सफ़र की जो ज़रूरत है, यूटिलिटी वैल्यू है, वो तो मेहरान गाड़ी से भी पूरी हो सकती है। लेकिन जिस बंदे के पास पैसे होते हैं वो मेहरान पे नहीं रहता, वो अच्छी गाड़ी ले लेता है, सिविक ले लेगा, या उससे ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो वो लैंड क्रूज़र ले लेगा, या जो भी महंगी गाड़ियाँ भी ले लेगा। तो वो एस्टीम वैल्यू को फुलफ़िल करने के लिए है, वो सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी बेसिक सेटिस्फेक्शन नीड को पूरा करने के लिए नहीं, उसकी जो डिज़ायर है एस्टीम वैल्यू की, वो उसको फुलफ़िल करना चाहता है। An individual who wants a basic functional car to get from A to, ये वही एग्जांपल जैसे मैंने मेहरान की दी। वैल्यू एनालिसिस मेथड क्या है? स्टेप 1 पे आप क्या करेंगे कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। By a process of inquiry, it should be possible to discover precisely why customer want an item, whether the item has any esteem value, etc. Only in this way can manufacturer be certain that each function incorporated into product contributes some value to it। यानी आप कस्टमर का एनालिसिस करें, कस्टमर का सर्वे करें और उनसे पूछें, और उसके मुताबिक आप अपना डिसीजन लें कि कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर ख़रीदना चाहता है और कौन से फीचर्स के लिए वो पे करने के लिए विलिंग है और कौन से फीचर्स के लिए पे करने के लिए विलिंग नहीं है। स्टेप 2 पे है एस्टैब्लिश एंड एवेलुएट अल्टरनेटिव वेज ऑफ अचीविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। यानी किसी भी काम को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कोई सस्ते होंगे, कोई महंगे होंगे। तो आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो सबसे चीप वे ऑफ डूइंग द वर्क है वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उस मेथड को आपने अडॉप्ट करना है। जैसे मटेरियल, मुख्तलिफ तरह का मटेरियल यूज़ हो सकता है। अगर आप हाई क्वालिटी मटेरियल ख़रीदेंगे, महंगा मटेरियल ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली उसमें जो लेवल ऑफ वेस्टेज होगा वो कम होगा। चीप मटेरियल ख़रीदते हैं तो उसमें लेवल ऑफ वेस्टेज बढ़ जाता है, लेकिन आप लेवल ऑफ वेस्टेज एक एक्सेप्टेबल होता है ना, 10% 15% वेस्ट हो भी जाए तो खैर है। तो अगर आपको थोड़ा सस्ता मटेरियल मिल रहा है और आपके एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वेस्टेज के अंदर है, वो तो आप वो ले लेंगे, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर लेबर है, सस्ती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकल लेबर है, तो जो तो सही प्रोफेशनल होंगे वो तो डेफिनेटली हाई प्राइस चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आपका काम इतने हाई प्रोफेशनल की आपके काम को ज़रूरत नहीं है या आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम एक्सपर्टीज़ वाली लेबर भी हायर कर सकते हैं। उसमें आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी और आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो वो आपके पास अल्टरनेटिव तो बहरहाल अवेलेबल है। और अदर फैक्टर में कैन न्यू चीपर प्रोसेस बी फाउंड, वुड अ चीपर फिनिश बी एक्सेप्टेड, कि आप प्रोडक्शन मेथड कोई सस्ता देख लें और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत रिड्यूस करके अगर एक्सेप्टेबल लेवल वाली रखी जाए, लेकिन अगर उसमें आपकी कॉस्ट बचती है तो वो भी सेव की जाएगी। स्टेप 3 में ऑथराइज एनी प्रपोजल बट फॉरवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। मतलब इसमें जो आपने एवेल्युएशन की है ना, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स आपने सामने रखे हैं, उनमें कोई एक प्रपोजल आप फॉरवर्ड कर देंगे और एक्सेप्ट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप 4 पे उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, और स्टेप 5 पे आप फिर जो नया प्रपोजल या नया मेथड या नई चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हैं उनका रिज़ल्ट देखने के लिए फीडबैक लेंगे, वो चाहे फीडबैक कस्टमर से लें या एक्सपर्ट से लें, जैसे भी। Several benefit will result from value analysis. Many customer will be impressed by the interest shown in their requirements. कस्टमर इससे खुश होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया गया है। A firm which adopts this approach is likely to attract better staff due to both to the prospects for an outlet for their ideas, or there are economic and financial benefit arising from the elimination of unnecessary complexity, कि आप अपनी प्रोडक्ट में से गैर ज़रूरी फीचर्स निकाल देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो उससे भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी जो टेक्निक है वो है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है या आप अपनी जो भी नई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप
इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू उससे आपको मिले, बेस्ट पॉसिबल आप डिज़ाइन ऐसा हो जिससे कस्टमर को बेस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिल जाए और वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हो ये उसने डेफिनेशन में लिखा है। दिस कॉस्ट कैन देन बी यूज्ड इन अ टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम, वो फिर हम टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड है वर्क स्टडी इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ कैरिंग आउट एक्टिविटीज़। वर्क स्टडी ये था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो कैसे रहा है, एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जा रही है, यानी प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस से लेके प्रोसेस DEFGH जो भी है, तो उसको आप स्टडी करते हैं कि इनमें इस पूरे वर्क फ्लो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो ये वर्क स्टडी कहलाती है। तो उसमें जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ काम के दौरान भी हो रही होती हैं उनको भी हम एलिमिनेट करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वर्क स्टडी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड्स एंड द इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग अ जॉब। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आपने एक वर्क का मेथड बनाया फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कि हर बंदे को आपने टारगेट दे दिया कि उसने दिन में एक टेबल प्रोड्यूस करना है, तो हर बंदा खुद ही कटिंग कर रहा है, वुड कटिंग कर रहा है, खुद ही उसको जाके असम्बल कर रहा है, खुद ही उसको फिनिशिंग टच दे रहा है और ख़ुद ही उसको चेक वगैरह करके तो उसको आगे फिनिश प्रोडक्ट में भेज रहा है। दूसरा बंदा भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तीसरा बंदा भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। आपने वर्क स्टडी एनालिसिस किया तो उससे आपको पता चला कि ये मेथड सही नहीं है, आपने इसको मॉडिफाई किया और अब आपने इस तरह कर दिया कि एक बंदा सिर्फ सारी वुड की कटिंग करे, दूसरा बंदा असेंबलिंग का काम करे, तीसरा बंदा फिनिशिंग का काम करे। इससे आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, वर्क फ्लो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और उससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सी वर्क स्टडी की। तो देयर आर टू एरियाज ऑफ वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी के बारे में कहता है द एनालिसिस ऑफ करंट एंड न्यू वर्क मेथड टू एनेबल मोर इफेक्टिव टेक्निक्स टू बी यूज्ड। कि दो मेथड आपने देख लिए और दोनों में एनालिसिस किया कि कौन सा मेथड बेहतर है, जो बेहतर होगा उसको आप अप्लाई कर देंगे। और वर्क मेजरमेंट है आइडेंटिफाइंग द टाइम इट शुड टेक टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क बाय एन एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मेंबर ऑफ स्टाफ। कि वर्क मेजरमेंट में एक काम को पूरा करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए वो इसमें मेजर किया जाता है। एक्सपर्ट इस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेगा वो मेजर किया जाता है और आप उस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। फिर वर्क स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एनालाइज द प्रेजेंट मेथड ऑफ डूइंग जॉब सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर टू डेवलप अ न्यू एंड बेटर मेथड, टू मेजर द वर्क कंटेंट फॉर अ जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब for a qualified worker and hence to establish standard time, or to increase the productivity by ensuring the best possible use of human, machine and material resources and to achieve best quality product service or to improve operational efficiency। ये सारे उसके objectives हैं। और उसके बाद आखिरी हमारा टॉपिक है कंट्रोल रिपोर्ट्स। जनरल क्राइटेरिया में भी लेड डाउन फॉर सच रिपोर्ट। कंट्रोल रिपोर्ट्स ये है कि आपने जो कंट्रोल मेजर के लिए पूरा सिस्टम बनाया था उसकी एक रिपोर्ट बना के आप सबमिट करेंगे हायर मैनेजर को। तो रिपोर्ट जो आपने बनानी है, रिपोर्ट शुड बी रेलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द रेसिपिएंट। दिस मीन्स दैट द रिपोर्ट शुड कंटेन ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग शुड बी लिंक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस बंदे के परफॉर्मेंस जिस बेस पे आपने मेजर किया ना वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो। फिर उसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल चीज़ें भी आ जाती हैं कि आप जब परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बना के हायर मैनेजमेंट को सबमिट करवाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स कंट्रोलेबल थे और कौन से अनकंट्रोलेबल। और रिपोर्ट शुड बी टाइमली, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी ये नीड होती है कि इन्फॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए। अगर ड्यू टाइम के बाद में आप रिपोर्ट बना के सबमिट करवाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। रिलायबल होनी चाहिए और कम्युनिकेट इफेक्टिवली और कॉस्ट इफेक्टिव। ये बेसिकली सारे वही फीचर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन के फीचर्स F1 में आप लोग स्टडी करते हैं कि और F2 में भी, कि एक गुड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके क्या फीचर्स हैं। तो वो रेलेवेंट होती है, उसमें टाइमली होती है, रिलायबल होती है, कम्युनिकेशन उसमें इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड होती है, यानी रिपोर्ट जिस बंदे को सबमिट करवा रहे हैं वो उसको समझ भी सके। ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज उसमें नहीं होगी,
होनी चाहिए जो उस रेसिपिएंट को समझ ही ना आए, और कॉस्ट इफेक्टिव कि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में जो कॉस्ट लग रही है उस रिपोर्ट का बेनिफिट उस कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप इसके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वगैरह देख लें और किट में से क्वेश्चन कर लें, और थ्योरी के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करें। जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको बार बार रीड करें, उनके नोट्स बनाएं और उनको समझेंगे तो इस तरीके से आप इजीली इस पूरे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके में से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।